Okay, friends, once again, welcome back. And I hope you all are safe. Your family member, your relative, your parents, your friends are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, you are enjoying physics as well. And we are discussing chapter number 5, laws of motion. And today is the last lecture with respect to this chapter. So we are discussing additional exercise question and you had seen that some of the question from the additional exercise are uh, very high level questions. So that is important for your competitive examinations like a JEE and NEET as well as in advanced exams. And I had told you in the last lecture that apart from this, if you are planning to prepare JEE or advance, you also have to solve the exemplar which is given by the board authority, by NCERT authority. So आपको ये एग्जाम्पलर भी सॉल्व करना चाहिए. कुछ क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे होते हैं जो आपके लॉजिक को बिल्टअप करने के लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं. हमने लास्ट लेक्चर में ऐसे 3-4 क्वेश्चन डिस्कस किए थे. आज हम ये चैप्टर के जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस है उसको कंप्लीट करेंगे, कुछ एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे. तो आज हम ये चैप्टर नंबर 5 डेफिनेटली कंप्लीट कर देंगे. फ्रॉम द नेक्स्ट ऑनवर्ड लेक्चर्स वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर. फ्रेंड्स, probably on Monday or Tuesday you will be getting notes from my office. आपको वहाँ से ऑफिस से मेरा चैप्टर नंबर 6 to 9 तक का नोट्स आपको मिल जाएगा. I will send you the message in the WhatsApp. After that, you should go to the office. Okay. So let's to solve the remaining questions. Sir. बोलो. सर चैप्टर नंबर 4 का नोट्स कब मिलेगा JEE का? I already said हाँ वो आपको साथ में मिल जाएगा. It is already it is there in the office. But आपको लेना है तो आप ले सकते हो. और अदरवाइज आप ये मंडे को आओगे तो दोनों नोट्स साथ में मिल जाएगा. JEE का तो ऑलरेडी वहाँ पे है, पड़ा हुआ ही है, जेरोक्स पड़ा हुआ ही है. मंडे को आओगे तो दोनों साथ मिल जाएगा. अदरवाइज आप आ सकते हो तो आज भी आप आके JEE का तो ले सकते हो. यस सर, थैंक यू सर. Okay, I think on the last lecture 35th question तक हमने किया था. Am I right, friends? Yes, sir. Okay, so let's complete this remaining questions. Question number 36 पे आ जाओ. तो friends, look at the question of the 36. So क्या लिखा है कि are you able to see the question in your mobile? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So question ऐसा है कि rear side of a truck is opened, मतलब उसका जो and the box of 40 kg mass is placed 5 meter away from the open end as shown in figure. आप देख सकते हो कि एक ट्रक है, ट्रक के अंदर बॉक्स पड़ा हुआ है. तो ये क्वेश्चन को देख के ही पता चल जाएगा कि ये ट्रक जो है वो बॉक्स के लिए क्या हो गया. फ्रेम ऑफ रेफरेंस. हाँ, so this truck will become a non-inertial truck is a non-inertial frame of reference for the box. अब देखो ट्रक लेफ्ट हैंड साइड के डायरेक्शन में अगर ए जितने एक्सेलरेशन से जा रहा है, सपोज कि ये ट्रक का एक्सेलरेशन लेफ्ट हैंड साइड ए जितना है, तो ब्लॉक को क्या करेगा, ब्लॉक क्या होगा, ब्लॉक के राइट साइड में शूडो फोर्स लगेगा. कितना लगेगा कोई बताएगा मुझे? M. हाँ, एम ए जितना फोर्स उसको राइट साइड में लगेगा. इज इट ओके फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. अब क्या करेगा, ये बॉक्स को कोई रोक के रखेगा. वो बॉक्स को ये शूडो फोर्स तो लगेगा, बट कौन उसको रोकेगा? Static friction. तो वो ट्रक के सरफेस एंड ब्लॉक सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, वो उसको इंपेंडिंग मोशन, उसका जो मोशन है उसको रोक के रखेगा. बट दो चीज पॉसिबल है. या तो बॉक्स जो है वो ट्रक पे ही रहे, मोशन में ना आए, और या तो फिर वो आ जाएगा. तो उसका डिपेंडेंस किसके ऊपर है? तो हमको देखना पड़ेगा कि ये जो एम ए जो शूडो फोर्स है उसका वैल्यू ज्यादा है या एफ एस मैक्सिमम का वैल्यू ज्यादा है. अब आप सोच के बताओ मुझे कि अगर एम ए ज्यादा है तो क्या होगा?
मोशन में आ मोशन जाएगा। में आ जाएगा। परफेक्ट। तो वो जो अगर ये एम ए ज्यादा है तो ऑब्वियसली वो एफ एस मैक्सिमम से ज्यादा है, तो वो एफ एस मैक्सिमम उसको रोक नहीं पाएगा, तो वो मोशन में आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, लेट अस फाइंड इट आउट विच इज लार्जर apart from that two forces, apart from these two forces, two more forces are acting on that। तो बताएगा मुझे और दो कौन से हो गए? नॉर्मल एंड हाँ, माजी। एक होगा नॉर्मल और दूसरा होगा, एक तो नॉर्मल होगा और दूसरा होगा उसका खुद का वेट। तो ये दो और फोर्सेस इसके ऊपर लगेंगे, नॉर्मल एंड माजी। हाँ, एंड वाई डायरेक्शन में तो इक्विलिब्रियम ही है, वर्टिकल डायरेक्शन में तो इक्विलिब्रियम ही है। तो आई कैन डेफिनेटली से दैट, बोलो। N is equal to mg। हाँ, वो तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो इक्विलिब्रियम है ही है, तो मतलब n इक्वल्स टू माजी हो जाएगा। अब देखते हैं क्या लिखा है। ट्रक इज ओपनड एंड 5 मीटर अवे फ्रॉम द ओपन एंड as shown in figure। The coefficient of friction between the box and truck surface is 0.15 on a straight road। The truck starts from the rest and accelerates with the acceleration 2 meter per second square। At what distance from the starting point does the box fall of a truck? तो मतलब वो कौन से डिस्टेंस पे वो ब्लॉक जो है ना वो ट्रक में से बाहर निकल के पड़ेगा। तो पहले तो वो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद पड़ेगा तो कौन से डिस्टेंस पे पड़ेगा वो फाइंड करेंगे। तो पहले तो वो ट्रक से बाहर निकल रहा है, वो अगर मोशन में आता है ट्रक के रिस्पेक्ट में, तो वो बैक साइड में, वो रियर साइड से वो इट विल फॉल डाउन। तो देखते हैं क्या आता है कि नहीं आता है। तो पहले एम ए फाइंड करेंगे। मास जो है वो बॉक्स का मास कितना है भैया? 40 kg। है, और एक्सेलरेशन जो है वो 2 है। मतलब जो शूडो फोर्स लग रहा है मोशन में लाने के लिए, जो शूडो फोर्स लग रहा है वो 18 न्यूटन है। एफ एस मैक्सिम आपको ऑलवेज पता है कि म्यू एस एन, दैट इज म्यू माजी, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो कि एन इक्वल्स टू माजी है, तो म्यू माजी। अब म्यू का वैल्यू जो है ना वो 0.15 है, एम 40 एज वी हैड डिस्कस्ड, एंड जी टेक इट फॉर द ग्रांटेड के वो 10 है। जी का वैल्यू 9.8 के बदले 10 ले लेते हैं, तो क्या आएगा भैया? देखो 60। 60 आएगा। व्हाट डज इट मीन? एम ए ज्यादा है, तो उसका मतलब क्या हुआ? मोशन में आ जाएगा। ब्लॉक will start to move on the surface of the truck। चलो, ये बात आपको समझ में आई? यस। अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि ब्लॉक जब पड़ेगा तो वो कौन से डिस्टेंस पे पड़ेगा। अच्छा, ब्लॉक को कितना डिस्टेंस, ट्रक के अंदर ब्लॉक को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है? बिफोर फॉलिंग हाउ मच डिस्टेंस नीड टू बी ट्रैवल्ड बाय द ब्लॉक इनसाइड द ट्रक? 5 मीटर। 5 मीटर। तो हम एक काम करते हैं, ब्लॉक 5 मीटर। को 5 मीटर के बाद पड़ेगा वो हमको पता है, बट क्वेश्चन हमको ऐसा पूछा हुआ है कि फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एट विच डिस्टेंस द ब्लॉक विल फॉल। मतलब हमको हम कहाँ पे खड़े हैं? हम रोड पे खड़े हैं और वो हमारे लिए क्वेश्चन है। तो जब कुछ पूछा नहीं है कि कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में क्वेश्चन है, तो आपको ऑटोमेटिकली यू हैव टू टेक इट फॉर द ग्रांटेड दैट आप रोड पे खड़े हो और आपके लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो ब्लॉक ने ट्रक के अंदर तो 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वो पड़ेगा, बट हमारा क्वेश्चन हमको क्या पूछा है कि कितने डिस्टेंस के बाद वो फॉल करेगा। तो हमको क्या करना है, हम रोड पे खड़े ऐसा सोचना है। तो हम क्या करेंगे, जब ये ब्लॉक जो है ना वो ट्रक के अंदर 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, उसी टाइम के दौरान ट्रक कितना आगे बढ़ गया वो हम फाइंड कर लेंगे। वो जब ब्लॉक ट्रक से बाहर निकलने के दौरान वो 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वो फॉल करेगा, बट उसी दौरान ट्रक ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया वो हमको फाइंड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद ब्लॉक नीचे गिरेगा। तो इनडायरेक्टली हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा? ट्रक ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल। हाँ, तो ट्रक जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो देखो क्या स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब हमारे सामने अभी ट्रक है, ऐसा सोचो हमारे सामने अभी ट्रक है और ब्लॉक ट्रक के अंदर मोशन में आ गया है, बट वो हमको नहीं दिख रहा है, वो हमको दिख नहीं रहा है। हमको तो ब्लॉक कब दिखेगा? जब वो
बाहर आएगा मोशन में तब। आएगा। वो ट्रक में से बाहर आएगा, तो वो उस दौरान ट्रक तो कहाँ पे पहुंच गया होगा? पहले मेरे सामने था ट्रक, बट वो कहाँ पे अब ट्रक तो कहाँ पे आगे बढ़ गया होगा, और कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद ब्लॉक बाहर आएगा, तो अब मुझे जाके ब्लॉक मिलेगा कि वो ब्लॉक पड़ा। बट तो मुझे क्या फाइंड करना था कि मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, पहले मेरे सामने ट्रक था, अब वो ट्रक मेरे सामने से आगे बढ़ा बड़ा 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 आगे बढ़ गया, और फिर कुछ देर के बाद उसमें से ब्लॉक बाहर निकल के आएगा। तो अब मुझे ये डिस्टेंस फाइंड करना है कि मैं जहाँ पे खड़ा था वहां से शुरू करके जब ब्लॉक वह ट्रक में से बाहर निकला, ब्लॉक ट्रक में से बाहर निकला, तो वो डिस्टेंस मुझे मेजर करना है। तो ऑटोमेटिकली वो कौन सा डिस्टेंस होगा? ट्रक तो ट्रक ने ट्रैवल किया होगा वो। चलो, क्या ये बात आपको समझ में आई? क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं वो लोग? यस सर। तो एक काम करते हैं, पहले है ना, मैं ये टाइम फाइंड कर लूंगा कि वो ये जो ब्लॉक है ना, वो 5 मीटर ट्रक में से बाहर निकलने के लिए उसको 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो वो कितने टाइम में वो बाहर आएगा वो मैं फाइंड कर लूंगा। और उसी टाइम में मैं क्या करूंगा, उसके बाद ट्रक ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो मैं फाइंड कर दूंगा। तो दैट विल बी अवर आंसर। तो सबसे पहले ब्लॉक के बारे में सोचो। लेट ब्लॉक स्टार्ट मूविंग with the acceleration a dash with respect to truck। वो ट्रक के अंदर, आपको ये तो पता चल गया कि वो ट्रक के अंदर मोशन में आ जाएगा। अज्यूम कर लो कि उसका एक्सेलरेशन जो है ना वो a dash है। तो सोचो, अब आप देखो, ध्यान से देखो, ये ब्लॉक है, राइट साइड का जो फोर्स है वो ma है, लेफ्ट हैंड साइड का जो फोर्स है वो fs मैक्सिमम है, और वो मोशन में तो राइट साइड आ रहा है, और उसका मोशन में एक्सेलरेशन उसका a dash मैंने अज्यूम किया है। तो अब रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू आपको मार्क करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ मैं क्या लिखूं फॉर्मूला? ma माइनस एफ एस मैक्सिमम। वेरी गुड। ma minus fs maximum, that is will be the resultant force and that should be equals ma डैश। ma dash। यहाँ पे मैंने अज्यूम किया है कि ये जो ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन a dash है। तो राइट साइड ma फोर्स है, लेफ्ट हैंड साइड fs मैक्सिमम है, और वो मोशन में तो राइट साइड ही आ रहा है। तो ma dash इक्वल्स टू ma रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू मास, सो ma माइनस fs मैक्सिमम इक्वल्स टू a dash, ma dash। चलो, क्या ये चीज आपको समझ में आया भैया? सर और एक बार समझाओगे? देखो, सिंपल सी चीज है, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू मा, बट यहाँ पे मैंने ब्लॉक का एक्सेलरेशन a डैश अज्यूम किया है। क्यों? बिकॉज ट्रक का एक्सेलरेशन a है, तो मुझे कुछ तो बाइफर्केशन के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो मैंने ब्लॉक का एक्सेलरेशन a डैश अज्यूम कर लिया है। अब रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू मा किया, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? देखो, y डायरेक्शन में तो इक्विलिब्रियम ही है, n इक्वल्स टू मा जी, बट वो x डायरेक्शन में राइट साइड मोशन में आ रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या लिखना चाहिए? सोचो, ma राइट साइड है, लेफ्ट हैंड साइड fs मैक्सिमम है, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? वैसे मोशन तो उसका राइट साइड का ही है, बोलो क्या लिखो? रिजल्टेंट फोर्स बताओ मुझे। अच्छा, सिंपल सी चीज ऐसी है कि F1 फोर्स राइट साइड है, F2 फोर्स लेफ्ट हैंड साइड है, और उसका मोशन राइट साइड है, तो आप क्या लिखोगे? बोलो, रिजल्टेंट फोर्स क्या लिखोगे? अरे ऐसा कितनी बार, ऐसा तो बहुत सारे बार क्वेश्चन किया है, इसमें तो क्या है? देखो, बोलो ये, अच्छा चलो F जाने दो, ये सपोज के 100 न्यूटन है, F2 सपोज के 2 न्यूटन है, और मोशन उसका राइट साइड है, तो आप रिजल्टेंट फोर्स क्या लिखोगे? बोलो, रिजल्टेंट फोर्स क्या लिखोगे? Am I audible to you friends? यस सर। हाँ, तो अभी किसने पूछा था क्वेश्चन? बताओ आंसर, रिजल्टेंट फोर्स क्या होना चाहिए? 100 माइनस 2। हाँ, तो 100 माइनस 2 ही तो किया ना, तो वही तो किया हमने। ये एम ए राइट साइड है, लेफ्ट हैंड साइड fs मैक्सिमम है, तो मुझे रिजल्टेंट फोर्स क्या लिखना चाहिए? आपने बोला 100 माइनस 2, बट ये 100 माइनस 2 नहीं है, यहाँ पे वो क्या है? बताओ क्या लिखना चाहिए मुझे? यस सर है माइनस 2, माइनस एफ। so ma minus fs maximum. Is that clear to you friends? यस सर। And resultant force equals to ma dash, because a dash is the acceleration of the block. Is it okay now? Yes. यस सर। यस सर। अब जो ma है ना, वो तो हमको पता है कि 80 है, एंड fs maximum ऑलरेडी हमको पता है कि 60 है,
और जो मास है वो ब्लॉक का 40 है, तो ए डैश कितना मिलेगा आपको, ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना मिलेगा? 20 20 डिवाइड बाय 40, 1 तो ये मुझे किसका एक्सेलरेशन मिला? बॉक्स का एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक ट्रक ट्रक। वो ट्रक के अंदर इसका एक्सेलरेशन इतना होगा। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? अब उसको 5 मीटर डिस्टेंस ट्रक के अंदर ट्रैवल करना है, तो अब अभी जो कैलकुलेशन है वो ब्लॉक के लिए ही है, फॉर ब्लॉक के लिए ही कैलकुलेशन है। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए डैश टी स्क्वायर। देखो ट्रक इनिशियली रेस्ट पे था, तो ब्लॉक भी इनिशियली तो रेस्ट पे ही था। अब मुझे ये बताओ कि ट्रक के अंदर ब्लॉक को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है बिफोर कम टू द कमिंग आउट फ्रॉम द ट्रक? 5 मीटर 5 मीटर 5 5 मीटर। उसका ट्रक के अंदर का एक्सेलरेशन कितना है? 0.5। और वो कौन से 0.5 निकलेगा वही तो मुझे फाइंड करना है, वो कौन से टाइम पे बाहर निकलेगा वही तो मुझे फाइंड करना है। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बताओ भैया, कैन आई से टी स्क्वायर इज इक्वल 1/4/5 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 20 लिख दो। Yes, sir. 100 divided by 5. हाँ, तो 20 हो गया। तो कैन आई से टी इज इक्वल टू रूट 20 सेकेंड। चलो ये मुझे क्या मिला? टाइम टाइम फॉर विच द ब्लॉक विल केम आउट फ्रॉम द ट्रक। देखो ब्लॉक ट्रक में से बाहर निकल गया, बट इन दैट सिचुएशन ट्रक मेरे सामने था। पहले ट्रक मेरे सामने था। मुझे क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि फ्रॉम द इनिशियल स्टेट व्हाट इज द डिस्टेंस एट विच द ब्लॉक विल कम आउट फ्रॉम द ट्रक। तो पहले ट्रक मेरे सामने था, ऐसा सोच लो। तो जब वो ब्लॉक ट्रक में से बाहर निकलेगा तो वो कौन सा डिस्टेंस होगा? तो इनडायरेक्टली मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा कि ट्रक कहाँ पे पहुंच गया, मुझे वो फाइंड करना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करूंगा भैया? ट्रक में कितना डिस्टेंस? हाँ, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ट्रक। इन दिस ड्यूरेशन, तो ये जो ड्यूरेशन है उसमें ट्रक ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर दिया, तो मेरे सामने से ट्रक कितना आगे बढ़ गया होगा, तो वो वापस से वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे मैं ए डैश नहीं लिखूंगा, यहाँ पे मैं ए ही रखूंगा। क्यों? बिकॉज नाउ आई वांट्स टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ट्रक, तो मुझे ट्रक का ही एक्सेलरेशन लेना पड़ेगा। इनिशियल वेलोसिटी ट्रक का 0 है, एक्सेलरेशन ट्रक का कितना है भैया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और टाइम टी स्क्वायर का वैल्यू कितना है भैया? 20 20। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ट्रक इज इक्वल टू 20 मीटर। तो फ्रेंड्स ब्लॉक ट्रक में से बाहर निकलेगा, ये टाइम के दौरान ट्रक मेरे सामने था, तो मेरे सामने से कितने डिस्टेंस पे आगे बढ़ गया वो? 20 मीटर। अब जाके मुझे ऐसा दिखाई देगा कि ब्लॉक ट्रक में से बाहर आया। तो हमारा क्वेश्चन वही है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब मेरे सामने से, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट डज द ब्लॉक फॉल ऑफ द ट्रक। चलो, तो क्या फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया? द फाइनल आंसर विल बी द 20 मीटर। Yes, sir. Yes, sir. Is it understood everybody friends? Yes, sir. So this will be the answer. चलो come to the next question. यहाँ पे क्या है कि g का वैल्यू है ना वो 9.8 लिया हुआ है। तो अगर आप g का वैल्यू 9.8 लोगे तो आपका आंसर थोड़ा अलग आएगा। मेरा जो आंसर है वो 20 मीटर आ रहा है। अच्छा, आपके नोट्स में 20 है या 18.87 ही है? 18. मतलब यही है ना आपके नोट्स में? Yes. तो Yes, sir. हाँ, 18.87 क्यों आ रहा है? बिकॉज मेरे आंसर 20 था, बिकॉज यहाँ पे है ना 9। आपने हाँ, G मैंने 10 10 लेके, मैं फॉर द सेक ऑफ द सिंपलिसिटी आई हैड कंसीडर्ड 10, ओके। अदरवाइज द मेथड इज द सेम टू सेम, नो नॉट एट ऑल चेंज, ओके। So is it okay friends? Yes, sir.
ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाओ. सो 37 पे आ जाओ. It is also a good question. A disk revolves with a speed of 33 and 1/3 revolution per minute. सो फ्रेंड्स, ये उसका स्पीड हमको दिया हुआ है. जो यूनिट है वो स्पीड का नहीं है, एंगुलर स्पीड का है. तो मोर प्रिसाइजली आई शुड से दे हैड गिवन अस द एंगुलर स्पीड. तो एंगुलर स्पीड क्या है? 33 एंड 1/3. देखो, ये रिवॉल्यूशन पर मिनट नहीं मजा आएगा, उसको मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? 100. हाँ, 33 एंड 1/3 को मैं कर सकता हूँ 100/3. 100/3. हाँ, 99 + 1 / 3. तो 100/3, ये तो पता चल गया ना आपको? Yes, sir. तो बट ये स्टिल दिस रिवॉल्यूशन पर मिनट यूनिट इज नॉट गुड फॉर अस. उसको कौन से यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा? Sec. अरे एक दो बार आ गया है ना. रिवॉल्यूशन मतलब एक रिवॉल्यूशन खत्म होता है तो कितना एंगल ट्रैवल होता है? 360. हाँ, मतलब रेडियन में कितना? 2 pi. एंड मिनट का कितना होता है? 60 सेकंड. Friends, always remember, whenever you had given the unit revolution per minute, you have to convert it into the radian per second. आपको उसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर देना है. Is that okay, friends? Yes, sir. Yes, sir. ये आपका जो आएगा आंसर, ये हो जाएगा 3 2 3 6. तो ये हो जाएगा 10 pi/9 समथिंग रेडियन पर सेकंड. चलो ना, एक काम करो ना, ये 10 × 3.14 डिवाइड बाई 9 कर दो ना, क्या आता है? 10 × 3.14 डिवाइड बाई 9 कर दो तो क्या आता है? 3.48. 3.48 के बाद क्या आता है? 4888. हाँ, तो 49 कर सकते हैं. तो ये हमारा अभी तो एंगुलर स्पीड मिला. अब क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन ऐसा है कि ये जो डिस्क है ना, उसका पूरा जो रेडियस है वो 15 सेंटीमीटर है. और डिस्क के ऊपर एक कॉइन पड़ा हुआ है. तो आई कैन ड्रॉ द डिस्क ओवर हियर. तो ये डिस्क है और उसके ऊपर एक कॉइन पड़ा हुआ है. अब डिस्क जो है ना, उसको हम रोटेट कर रहे हैं. उसके सेंटर में से जो एक्सिस पास हो रही है, उसके रिस्पेक्ट में हम डिस्क को रोटेट कर रहे हैं. अभी एक्सिस इज पासिंग फ्रॉम इट्स सेंटर. तो और वहाँ पे 2 कॉइन पड़े हुए हैं. एक कॉइन जो है ना, वो यहाँ पे मतलब 4 सेंटीमीटर पे पड़ा हुआ है. और दूसरा कॉइन जो है ना, वो 14 सेंटीमीटर पड़ा हुआ है. टोटल रेडियस जो है डिस्क का वो तो है ना 15 है, बट उसके ऊपर 2 कॉइन पड़े हुए हैं. एक जो पड़ा हुआ है वो 4 सेंटीमीटर पे पड़ा हुआ है, दूसरा 14 सेंटीमीटर पे पड़ा हुआ है. और अब क्या है कि ये डिस्क को रोटेट कर रहे हैं विद द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी 3.49. तो फ्रेंड्स, आप एक काम करो, कोई एक स्टोन के बारे में सोचो. जस्ट थिंक अबाउट ओनली वन स्टोन. सो हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दैट स्टोन? तो स्टोन का खुद का वेट कहाँ पे होगा? नीचे की तरफ होगा. उसके ऊपर नॉर्मल फोर्स भी लगेगा, बिकॉज वो क्या डिस्क के ऊपर है. तो डिस्क के सरफेस के द्वारा उसके ऊपर नॉर्मल फोर्स भी लगेगा. और फ्रेंड्स, ये डिस्क है वो ये स्टोन के लिए क्या हो जाएगा? Frame of reference. फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो उसको एक है ना, एक अवे, देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस रोटेटिंग है. तो रोटेशनल मोशन में क्या होता है कि सेंट्रीपेटल फोर्स होता है. तो उसको इंपेंडिंग मोशन, स्टोन को कहाँ पे जाने की इच्छा होगी, उसके ऊपर इंपेंडिंग मोशन कौन से डायरेक्शन में होगा?
अवे फ्रॉम द सेंटर या टुवर्ड्स द सेंटर? जब आप प्रैक्टिकली सोचो, डिस्क रोटेट होती है तो वहां पे जो स्टोन है वो टुवर्ड्स द सेंटर जाने का ट्राई करेगा, अवे फ्रॉम द सेंटर? अवे Away. तो उसको कोई रोकेगा, कौन रोकेगा उसको? अवे कौन फ्रॉम द सेंटर, सही बात है Static आपकी, बट उसको कौन रोक के रखेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन, एग्जैक्टली तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन। परफेक्ट। तो मुझे ये बताओ कि हियर रोटेशन के लिए स्टोन, ये स्टोन के, कॉइन के, स्टोन है या कॉइन है जो भी है, कॉइन के हियर सेंट्रीपिटल फोर्स, देखो कोई ना कोई रियलिस्टिक फोर्स ऐसा होना चाहिए। देखो जब रोटेशन होता है ना, तो कोई भी ऑब्जेक्ट का रोटेशन तो ही पॉसिबल है कि जब उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ रिक्वायरमेंट फॉर द रोटेशनल मोशन, फॉर द सर्कुलर मोशन। तो कोई ना कोई फिजिकल फोर्स होना ही चाहिए कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे कौन करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स? Static friction. हाँ, प्रोवाइडेड बाय स्टैटिक फ्रिक्शन। इज इट ओके फ्रेंड्स? तो यहाँ तक समझ? Yes, sir. ओके, सो मुझे ये बताओ, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना वो स्टैटिक फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा, मतलब mv स्क्वायर बाई r जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा। चलो नाउ टू अवॉइड स्लिपिंग, Fs maximum. हाँ, स्लिपिंग ऑफ अ कॉइन, तो ये जो mv स्क्वायर बाई r का जो वैल्यू है, वो रिक्वायरमेंट जो है वो या तो fs मैक्सिमम जितनी होनी चाहिए या फिर उससे कम. कम होनी चाहिए। चलो ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, sir. तो फ्रेंड्स चलो वापस से वो स्टेप में यहाँ पे वापस से लिखता हूँ कि स्टोन को अगर स्लिप नहीं करवाना है, उसको डिस्क के साथ ही रोटेट करवाना है, डिस्क के साथ ही रोटेट करवाना है, तो mv स्क्वायर अपॉन r मस्ट बी लेसर इक्वल्स टू fs मैक्सिमम। बट फ्रेंड आपको ये पता है कि v इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं? हमने 4th चैप्टर में प्रूव किया था, याद है आपको? और 2-3 बार उसका यूज भी हमने किया था न्यूमेरिकल्स के अंदर। v इक्वल्स टू r ओमेगा, तो इस m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r शुड बी लेसर इक्वल्स टू fs मैक्सिमम। तो क्या है भैया? mu s mg. म्यू एस एंड n इज इक्वल्स टू क्या है भैया? mg. हाँ, n इज इक्वल्स टू वर्टिकल डायरेक्शन में तो इक्विलिब्रियम ही है, तो n इज इक्वल्स टू mg। अब एक r कैंसिल कर दो, तो बाकी एक m को भी कैंसिल कर दो दोनों साइड से, तो बाकी बचेगा r ओमेगा स्क्वायर शुड बी लेसर इक्वल्स टू म्यू एस जी। तो ओमेगा स्क्वायर शुड बी लेसर इक्वल्स टू म्यू एस जी बाई, नहीं, r को सब जगह इक्वेशन बनाना है, तो r शुड बी लेसर इक्वल्स टू म्यू एस जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर। तो फ्रेंड्स मुझे बताओ ना, ये म्यू एस का वैल्यू 0.15, जी का वैल्यू ले लेते हैं 10 ले लेते हैं, चलो, एंड ओमेगा स्क्वायर का मतलब ये 3.49 का स्क्वायर कर दो, तो करो तो क्या आता है भैया? करो 0.15 टाइम 1.5 डिवाइड बाई 3.49 डिवाइड बाई 3, दो बार डिवाइड बाई 3.49 करो, 1.5 को दो बार 3.49 से डिवाइड करो, तो क्या आंसर आ रहा है देखो तो भैया? 1.499 क्या आ रहा है? Sir 0.116. 0.116, 116. Sir 0.116. ओके 116, ओके फाइन। 2 मीटर। मतलब r शुड बी लेसर इक्वल्स टू ये 0.0, Sir 0.0 नहीं है 0.116. हाँ 0.116 है ना, ओके फाइन। Yes. तो कैन आई से r इज लेसर इक्वल्स टू 11.6 सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, Yes. तो व्हाट शुड बी द, देखो r का वैल्यू है ना 11.6 जितना, या तो उससे कम होना चाहिए, तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द r? 11.6 centimeter. 11.6 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड जो स्टोन 1 है ना, वो उसके सेंटर से उसका डिस्टेंस कितना है, उसका रेडियस जब वो रोटेट करेगा
तो उसका जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर ही रहेगा। जब स्टोन 1 रोटेट करेगा तो उसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, और जब स्टोन 2 रोटेट करेगा तो उसका जो रेडियस रहेगा वो 14 सेंटीमीटर रहेगा। तो सोचो कौन सा वाला स्टोन सर्वाइव कर पाएगा। देखो रेडियस है ना 11.6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज द स्टोन विल बी गोइंग टू स्लिप आउट। तो मुझे ये बताओ कि कौन सा, वही क्वेश्चन है कि भाई कौन सा स्टोन ये डिस्क के साथ रिवॉल्व करेगा। तो बताओ आंसर, अब बताओ कौन सा स्टोन रिवॉल्व करेगा। 4 cent. The 4 centimeter is less than our minimum, so it will survive, it will not sleep. क्या ये आपको समझ में आया फ्रेंड्स? बट वो 14 सेंटीमीटर वाला जो स्टोन है वो क्या करेगा, वो डिस्क में से स्लीप कर देगा। क्या ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? क्वेश्चन समझ में आया? या फिर यही क्वेश्चन में ये 2 स्टोन ना, ऐसा एग्जाम में पॉसिबल है कि ये क्वेश्चन में आपको ये 14 या 4 ऐसा कुछ नहीं दे, आपको ऐसा पूछे कि अप टू विच डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर वी कैन पुट द, अप टू विच डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर वी कैन पुट, ये मिनिमम नहीं, ये मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम आएगा, मिनिमम नहीं। तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो 11.4 तक 11.6 तक रख सकते हैं। आपको क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं कि अप टू विच मैक्सिमम डिस्टेंस from the center of the disc we can put the stone or coin so that it can revolve with the disc। तो उसका आंसर आएगा 11.6 सेंटीमीटर। और यहाँ पे आंसर आएगा कि भाई ये 4th वाला जो है ना वो कम डिस्टेंस पे है, मैक्सिमम डिस्टेंस से कम डिस्टेंस पे है, तो वो सर्वाइव करेगा। बट 14 वाला जो है वो सर्वाइव नहीं करेगा, वो नीचे स्लिप हो जाएगा। तो क्या ये बात आपको समझ में आया भैया? Is it clear? Yes, sir. Is it understood? क्या ये बात समझ में आया? अच्छा, यहाँ पे थोड़ा अलग मेथड से किया हुआ है, यहाँ पे ओमेगा के बदले कुछ और मेथड से किया हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन है वो मैंने जो मेथड अभी करवाया है वो आप लिख देना, मैंने जो मेथड से करवाया है वो आप लिख देना। इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको भेज देता हूँ। थोड़ा अलग मेथड है, मेथड थोड़ा अलग है, स्क्रीनशॉट मैं आपको भेज दूंगा। और दूसरी बात, यहाँ पे आंसर 12.3 आ रहा है और आपने 11.6 बोला। हाँ, वो तो जी के वैल्यू के हिसाब से ऐसा होगा, जी का वैल्यू यहाँ पे भी 10 ही है। तो फिर से एक बार कैलकुलेशन करो तो भैया, करो तो ये 1 इंटू 10 डिवाइड बाई 3.49 डिवाइड बाई 3.49 करो तो क्या आ रहा है? 0.123। हाँ, तो ये 11.6 कौन बोला? ये 0.123 आ रहा है भैया, तो एग्जैक्ट 12.3 ही आ रहा है। ओके, तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ना, मैं थोड़े अलग मेथड से मैंने करवाया है, तो आप इसको लिख देना कंपल्सरीली। ये स्क्रीनशॉट मैं आपको भेजूंगा, आप सामने के साइड ब्लैंक पेज मैंने दिया हुआ है, आप ये क्वेश्चन को लिख देना। वहाँ पे जो थोड़ा मेथड है उसमें पीरियोडिक टाइम को लाया है, तो वो थोड़ा मतलब वो भी सही है, बट वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ये एक ही ट्रैक में पूरा खत्म हो जाएगा, आपको अलग अलग सोचना नहीं पड़ेगा, एक ही ट्रैक में पूरा खत्म हो जाएगा, पीरियोडिक टाइम लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इज इट ओके फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so let's come to the question, next question. Question number 38. You may have seen in a circus, अभी तो उसके ऊपर बैन है, सो शायद आपने देखा भी नहीं होगा, ये बहुत सारे टाइम से उसके ऊपर बैन लग गया है, तो ये शायद आपने देखा नहीं होगा बट सुना होगा। You may have seen in a circus a motorcyclist driving in a vertical loop inside the death well, मौत का कुआं, death well, a hollow spherical chamber with the holes so that the spectators can watch from outside. Explain clearly why the motorcyclist does not drop down
when he is at the uppermost point with the no support below. What is the minimum speed required at the uppermost position to perform a vertical loop in of the radius of 25 meter? चलो पहले तो क्वेश्चन आपको ये समझ में आया क्या बोल रहे हैं वो लोग? तो डेथ वेल है यहाँ पे। तो डेथ वेल क्या है कि एक स्फेरिकल चैम्बर है। डेथ वेल जो है वो एक स्फेरिकल चैम्बर है। ओके, सो फ्रेंड्स, डेथ वेल जो है वो एक स्फेरिकल चैम्बर है। तो ये वो स्फेरिकल चैम्बर है और मैं है ना ये उसका बाउंड्री है। ओके, तो कैन यू इमेजिन दिस इज द डेथ वेल एंड हमारा जो जो स्कूटरिस्ट है, जो बाइक राइडर है, मोटरसाइकिलिस्ट जो है वो वर्टिकल प्लेन में, मतलब ऐसे, देखो मैं आपको स्पॉटलाइट बता रहा हूँ, वो ऐसे वर्टिकल प्लेन में घूम रहा है। आर यू एबल टू सी दिस? Yes. तो वो जो Yes, sir. बाइक राइडर है वो ऐसे 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 जाएगा। सोचो उसको यहाँ पे पहुंचा वो ऊपर की साइड और उसका स्पीड कुछ कम होगा तो क्या होगा? स्पीड ज्यादा नहीं है, कम है। यहाँ पे पहुंचने के टाइम उसका स्पीड बहुत कम है तो क्या होगा? नीचे गिर जाएगा। और तो वो नीचे गिर जाएगा। बट उसका स्पीड अगर ज्यादा है तो क्या होगा? बाहर वो आ ऊपर आ जाएगा। सर्वाइव कर पाएगा। एम आई राइट फ्रेंड्स? जाएगा। तो अब सोच लो कि हमारा जो मोटरसाइकिलिस्ट है वो यहाँ पे है। तो फ्रेंड्स, उसके सर्कुलर मोशन सर्वाइव करने के लिए कोई ना कोई फोर्स तो ऐसा होगा कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो मुझे ये बताओ कि कौन सा फोर्स उसके टुवर्ड्स द सेंटर, उसके सर्कुलर मोशन के टुवर्ड्स सेंटर उसको प्रोवाइड करेगा? ग्रेविटेशनल। हाँ, उसका खुद का वेट तो होगा ही होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अपार्ट फ्रॉम दैट सोचो कौन सा फोर्स? ग्रेविटी तो है ही, बट एक नॉर्मल फोर्स है टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपिटल कौन सा? नॉर्मल फोर्स। परफेक्ट। देखो फ्रेंड्स, ये वॉल जो है ना वो ये जो वेल है उसका ये बाउंड्रीज है। तो बाउंड्रीज के द्वारा, मतलब यहाँ पे सरफेस है ना, तो ये सरफेस के द्वारा नॉर्मल फोर्स भी लगेगा, वो नीचे की तरफ लगेगा। बिकॉज वो साइकिलिस्ट इधर है, मोटरसाइकिलिस्ट यहाँ पे है। तो जो सरफेस जो है वो ये होगा, ये वाला सरफेस होगा। तो सरफेस के द्वारा, सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल फोर्स भी लगता है। तो ये नॉर्मल फोर्स है वो। ये हमारा मोटरसाइकिलिस्ट है और उसका खुद का वेट भी नीचे की तरफ होगा एंड नॉर्मल फोर्स भी नीचे। तो यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि रिक्वायर्ड centripetal force is provided by required centripetal provided by normal plus Maji. So can I say FC is equals to N plus Maji? चलो यहाँ तक समझ में आया भैया? बट आपको पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला जो है वो mv स्क्वायर बाई r इज इक्वल्स टू n प्लस माजी। चलो यहाँ तक समझ में आया? Yes. तो पहले क्वेश्चन का आंसर ऐसा है कि क्यों वो गिर नहीं रहा है, क्यों वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर सकता है। तो आंसर ऐसा है कि सर्कुलर मोशन इसलिए परफॉर्म कर सकता है कि अभी उसके पास टुवर्ड्स द सेंटर जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल है वो उसके पास है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है, सो दैट इट कैन सर्वाइव, सो दैट इट कैन परफॉर्म द सर्कुलर मोशन। अब सोचो एट द वर्ज ऑफ द लूजिंग द कॉन्टैक्ट, as I wants to find the, what exactly I wants to find? I wants to find the minimum speed. कितना minimum speed होगा? So I can say at minimum speed
A motorcyclist is at the verge of motorcyclist is about to lose contact. It is about to lose the contact. तो फ्रेंड्स नॉर्मल फोर्स तब क्या हो जाएगा, बताओ मुझे। अगर उसका वेलोसिटी कम होता जाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसका वेलोसिटी इतना कम होगा कि वो जस्ट अबाउट टू लूज द कांटेक्ट। तो जैसे ही वो कांटेक्ट लूज करेगा तो उसका नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा। अरे नॉर्मल फोर्स कांटेक्ट के द्वारा ही तो लग रहा है। अगर कांटेक्ट रिलीज हो जाएगा, कांटेक्ट अबाउट टू जीरो कांटेक्ट, Zero. नॉर्मल Zero. फोर्स जीरो हो जाएगा। सो इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन आई कैन से mv स्क्वायर अपॉन r मस्ट बी इक्वल्स टू माजी। तो यहाँ पे मैं मिनिमम लिख दूँ अभी, बिकॉज इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम होगा तो क्या होगा, तो वो एक्चुअल में गिर जाएगा। तो मुझे v फाइंड करना है। तो एम वी मिनिमम स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू माजी। वापस से मैंने वही चीज़ लिखा, mm गेट कैंसल्ड। हमारा जो टारगेट है वो v मिनिमम फाइंड करना है। तो v मिनिमम स्क्वायर इक्वल टू आर जी। तो v मिनिमम वो कितना उसका स्पीड होना चाहिए, तो भैया आर जी जितना होना चाहिए। अब आर क्या है, 25 है। तो 25 इंटू 10 250 निकालो। तो भैया 250 का रूट निकालो। तो 250 का निकालो 15.8. 15.81. 15.811. 15.811। तो अगर ये जो मोटरसाइकिलिस्ट है ना वो 15.81 वेलोसिटी से या उससे ज़्यादा वेलोसिटी से जाएगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। बट उसका स्पीड अगर इससे कम हुआ तो क्या होगा, इसका नीचे गिर जाएगा। तो वो गिर जाएगा। तो वही तो क्वेश्चन है कि अप टू विच मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड सो एट द अपर मोस्ट पॉइंट इट कैन परफॉर्म द वर्टिकल लूप। तो इसका आंसर आएगा 15.81। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया भैया? Yes, sir. सो लेट्स अस सी, क्या उसी मेथड से है? हाँ, वही मेथड है, सेम टू सेम मेथड है। और यहाँ पे g का वैल्यू 9.8 लिया हुआ है, तो 15.81 के बदले 15.64 आ रहा है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? इज इट ओके? Yes, sir. चलो क्वेश्चन नंबर 39। A 70 kg man stand in a contact against the inner wall of a hollow cylinder. A hollow cylindrical drum of the radius 3 meter rotating about is a vertical axis. देखो ये hollow cylinder जो है ना वो vertical पड़ा हुआ है और वो vertical axis के रिस्पेक्ट में ही रोटेट हो रहा है। तो लेट अस ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन। सिचुएशन क्या है उसको समझने का ट्राई करते हैं। तो सिचुएशन कुल मिला के ये है कि एक होलो सिलेंडर हमारे पास है। तो होलो सिलेंडर और उसका वो कैसे पड़ा हुआ है, तो बोले वर्टिकल पड़ा हुआ है। होलो सिलेंडर जो है वो वर्टिकल पड़ा हुआ है। ओके, और उसका जो एक्सिस है वो भी वर्टिकल है। तो दिस विल बी द इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो वाला एक्सिस है दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसके बीच में से एग्जैक्टली पास होगा। और एक बंदा है, वो बंदा क्या कर रहा है, तो वो स्पाइडरमैन है। क्या है? स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन है। तो वो बंदा कहाँ पे है, तो लिखा हुआ है कि इसका रेडियस 3 मीटर है और उसका रिवोल्यूशन का स्पीड दिया हुआ है, रोटेशन का। उसका एंगुलर स्पीड दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है एंगुलर स्पीड? 200 रिवोल्यूशन पर मिनट। मतलब आपको पता है कि ये रिवोल्यूशन पर मिनट नहीं मजा आएगा।
तो हम क्या करेंगे उसको, रेडियन पर रिवॉल्यूशन का मतलब 2 पाई रेडियन, एंड मिनट का क्या हो जाएगा 60 सेकेंड्स। चलो, तो इसको तो हम कन्वर्ट कर देंगे बाद में, बट अब क्या है कि 70 kg man stands in a contact against the inner wall of a hollow cylinder। तो यहाँ पे वो स्पाइडरमैन खड़ा हुआ है, अंदर की साइड खड़ा हुआ है, इनर वॉल। अब पता चला उसको मैंने स्पाइडरमैन क्यों बोला। इसको स्पाइडरमैन क्यों बोला पता चला आपको। तो ये वहां पे खड़ा हुआ है। अब मुझे ये बताओ फ्रेंड्स के ये जो बंदा है उसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे बताओ मुझे, बोलो। नॉर्मल देखो पहले तो उसका वेट लगेगा, मैजी और फ्रिक्शन। हाँ वेट माजी नीचे। अब बताओ अब कौन से फोर्स लगेंगे। नॉर्मल नॉर्मल फोर्स कहाँ पे लगेगा, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट। राइट राइट। परफेक्ट। देखो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स जो वॉल का जो नॉर्मल फोर्स है ना वो राइट साइड लगेगा। सो दिस इज द ओनली क्वेश्चन इन विच द नॉर्मल फोर्स इज एक्टिंग हॉरिजॉन्टली। हाँ परपेंडिकुलर टू द वॉल होना ही चाहिए, वो तो है, बट हमारे क्वेश्चन के लिए वो हॉरिजॉन्टल है। सो दिस विल बी द नॉर्मल फोर्स। तो कैन आई से when this person start revolving with the, ये देखो सिलेंडर रिवॉल्व हो रहा है, तो ये पर्सन भी क्या करेगा, ये दिस पर्सन इज ऑल्सो स्टार्ट सर्कुलर मोशन। तो दिस पर्सन ऑल्सो स्टार्ट द सर्कुलर मोशन। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये जो नॉर्मल फोर्स है ना वो उसके सर्कुलर मोशन का कौन सा फोर्स हो गया, उसका सर्कुलर मोशन का सेंटर यहाँ। तो ये जो नॉर्मल फोर्स है ना वो सेंट्रीपेटल फोर्स हो गया, तो वो पर्सन के सर्कुलर मोशन का सेंट्रीपेटल फोर्स हो गया। और बताओ मुझे और कोई फोर्स होगा। देखो अगर माजी अकेला होगा तो क्या होगा, अगर माजी अकेला होता तो क्या होगा, तो वो नीचे गिर जाता, बट उसको कौन बचा के रखेगा, वॉल के साथ कौन उसको बचा के रखेगा, फ्रिक्शन। हाँ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो उसको बचाने वाला जो फोर्स है ना फ्रिक्शन, वो ऊपर की तरफ होगा। चलो क्या ये बात समझ में आया आपको। यस सर सो आई कैन से हियर रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द नॉर्मल फोर्स। चलो क्या ये समझ में आया आपको। यस यस नो यस नो, अरे हाँ तो Yes. वो यस सर चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 20 पाई बाई 3 रेडियन पर सेकेंड। चलो तो यहाँ पे क्या है कि नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स mv² by r इज प्रोवाइडेड बाय द नॉर्मल। इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे ये बताओ कि टू अवॉइड स्लिपिंग, ये जो माजी है ना माजी, उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, लेस और इक्वल टू लेसर इक्वल्स टू व्हाट, एफएस मैक्सिमम। एफएस वेरी मैक्सिमम वेरी गुड वेरी गुड। 4 अब एफएस मैक्सिमम तो क्या होता है, म्यू एस एन होता है। SMG एन की जगह in mv this square by r। particular question what is the normal force, सेंट्री mv हाँ square in by r। this particular situation the normal force is equals to mv² by r। क्या बात समझ में आया। यस सर थोड़ा उल्टा क्वेश्चन है ये। अब तक जितने भी क्वेश्चन थे उसमें क्या था कि बॉडी जो है ना वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर पड़ा हुआ था। up till now whatever the question we had solved, in that the body is placed in the horizontal surface, so normal force is acting in the vertical direction and frictional force is acting on the horizontal surface, but यहाँ पे this is the only question in which the body is kept in the vertical surface, so normal force horizontal लगेगा and frictional force vertical लगेगा।
तो अब हम ऐसा कह सकते हैं कि वी स्क्वायर अपॉन देखो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये जो आर जी है बाई म्यू, मुझे क्या करना है, हाँ मुझे ये करना है कि इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम ही नहीं है, मुझे वही तो फाइंड करना है। तो मुझे ये फाइंड करना है कि व्हाट इज द मिनिमम रोटेशन स्पीड, उसका रोटेशन स्पीड कितना होना चाहिए। जो है उसको भूल जाओ, जो है उसको भूल जाओ, मुझे वो फाइंड करना है, उसका मिनिमम स्पीड कितना होना चाहिए वो मुझे फाइंड करना है। तो आर जी बाई म्यू लेसर इक्वल्स टू वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर और इक्वल्स टू आर जी बाई म्यू, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? वही मैंने, यस सर। Yes, sir. और v इक्वल्स टू क्या है, v इक्वल्स टू आरजी वेन्यू। v इक्वल्स टू r ओमेगा, सो r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर शुड बी ग्रेटर और इक्वल्स टू आर जी बाई म्यू। तो एक r कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर शुड बी ग्रेटर इक्वल्स टू g अपॉन म्यू r। सो ओमेगा शुड बी ग्रेटर इक्वल्स टू रूट g बाई म्यू r। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि ओमेगा का वैल्यू या तो रूट जी बाई म्यू आर जितना होगा या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ओमेगा? सो दैट इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू जी अपॉन म्यू आर। तो जी का वैल्यू ले लेते हैं 9.8 ले लेते हैं, म्यू का वैल्यू हमको दिया हुआ है 0.15 है, और रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 3 मीटर समवेयर। तो चलो करो तो 9.8 डिवाइड बाई 0.15 डिवाइड बाई 3 करो, तो 9.8 डिवाइड बाई 0.15 डिवाइड बाई 3 करो और उसका रूट निकालो। 4.66। रूट निकाल दिया, यस सर। तो उसका आंसर आएगा 4.66 रेडियन पर सेकेंड। तो दिस शुड बी द स्पीड, एंगुलर स्पीड, सो दैट क्या लिखा है, व्हाट इज द मिनिमम रोटेशनल स्पीड ऑफ द सिलेंडर टू इनेबल द मैन टू रिमेन द स्टक विद द वॉल व्हेन द फ्लोर इज सडनली, मतलब यहाँ पे पहले तो फ्लोर था पर फ्लोर को रिमूव भी कर दिया है तो भी उसको रखना है, मतलब फ्लोर को तो मैंने ऑलरेडी रिमूव कर ही दिया है, पहले ये फ्लोर को मैंने पहले ही रिमूव कर दिया है और वो पर्सन को मैंने वहाँ पे स्टक रखा है। तो वही तो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, तो दिस शुड बी द आंसर। तो देख लेते हैं आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमको यहाँ पे या 4.67 आ गया, देखो 4.67 आ गया, मिनिमम स्पीड इक्वल्स टू रूट जी बाई म्यू आर। तो बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। दिस इज द ओनली क्वेश्चन, दिस इज द ओनली क्वेश्चन इन विच द ऑब्जेक्ट बॉडी और पर्सन इज ऑन द वर्टिकल वॉल। आगे के जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस पे बॉडी को रखा था, यहाँ पे बॉडी वर्टिकल सरफेस पे है, तो थोड़ा उल्टा सुल्टा क्वेश्चन है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको यहाँ पे ओमेगा दिया हुआ है बट वो कोई मायने नहीं रखता, हमको वो फाइंड करना है कि वो कितने ओमेगा के साथ उसका मोशन होना चाहिए सो दैट द पर्सन विल नॉट बी गोइंग टू स्लीप। तो वो हमने फाइंड कर दिया, ऑलमोस्ट 5 रेडियन पर सेकेंड। क्या ये बात आपके समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 40 जो है ना, वो जब हम ऑफलाइन हम करेंगे ये क्वेश्चन को, एक ही इस चैप्टर में ये एक ही क्वेश्चन ऐसा है कि जिसको हम थोड़े ऑफलाइन जब मिलेंगे तब हम उसको डिस्कस करेंगे। थोड़ा 3 डायमेंशनली इमेजिनेशन के साथ मुझे करवाना पड़ेगा इसको, तो उसको मैं ऑफलाइन पे ही ज़्यादा अच्छे से करवा पाऊँगा, तो इसको अभी मैं स्किप कर रहा हूँ। सो एक क्वेश्चन अभी मत करो आप, वो मैं बाद में आपको कराऊँगा। अब मैं ना कुछ MCQs आपको यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ, तो देखो बहुत ही अच्छे कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है। सो लेट्स सी सॉल्व 1 बाय 1 MCQs। चलो, क्या आपके मोबाइल के स्क्रीन पे आपको MCQ दिख रहे हैं क्या? Yes, sir. Yes, ओके, यस सर। तो कम टू द फर्स्ट MCQ। A force acts on the body of 100 gram, the change in the velocity 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। कोई मुझे बताएगा चेंज इन द वेलोसिटी अपॉन टाइम, वो एक्चुअली हमें क्या दिया हुआ है, चेंज इन द वेलोसिटी पर टाइम, तो मतलब क्या दिया है हमको?
Acceleration. हाँ, तो डायरेक्टली नहीं, बट उन लोगों ने हमको इनडायरेक्टली एक्सेलरेशन दे दिया है। डायरेक्टली नहीं, बट इनडायरेक्टली हमको एक्सेलरेशन दिया हुआ है। तो चेंज इन द वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज एक्चुअली एक्सेलरेशन। तो 20 सेंटीमीटर पर सेकंड तो 20 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो, हमको एक्सेलरेशन दिया हुआ है, अब मुझे फोर्स फाइंड करना है। तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा भैया? Mass. मास इनटू द एक्सेलरेशन। करोगे क्या आप? मास को 100 ग्राम है ना, तो 0.1 कर देना है आपको, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 100 ग्राम माने 0.1 kg, तो 0.1 इंटू 0.2, तो दैट इज 0.02 न्यूटन इज द आंसर। न्यूटन में लाना है ना, इसलिए पूरे CGS यूनिट को MKS में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो, सेकेंड क्वेश्चन। अ बुलेट ऑफ मास m मूविंग हॉरिजॉन्टली with the velocity v hits and gets embedded in the wooden block of a mass capital M resting on the horizontal frictionless surface. What will be the velocity of the composite system? देखो, whenever this kind of question is there, कि जहाँ पे कोई बुलेट कोलाइड हो रहा है, कोई ब्लॉक के साथ कोलाइड हो रहा है, या कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कोलाइड हो रहा है, या फिर कोई बॉम्ब का एक्सप्लोजन होता है, तो ये सारे टाइप के क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है कि आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करना है। सो अप्लाइंग द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। सो इनिशियल सिस्टम में कौन है? तो बोले बुलेट है, ब्लॉक है, तो बुलेट का मोमेंटम mv होगा। ब्लॉक इनिशियली एट द रेस्ट है, ब्लॉक जो है ना वो इनिशियली एट द रेस्ट है, तो मतलब ब्लॉक का मोमेंटम 0। उसके बाद बुलेट ब्लॉक के अंदर एम्बेडेड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों एक ही हो गए, दोनों एक ही हो जाएगा। तो अब और सपोज के वो दोनों एक होने, बुलेट ब्लॉक के अंदर घुस गया, अंदर एम्बेडेड हो गया, उसके बाद ये पूरा सिस्टम एक साथ सपोज के v डैश वेलोसिटी से मोशन में आता है, तो फाइनल मोमेंटम क्या कह सकता हूं मैं? बुलेट प्लस ब्लॉक दोनों साथ में है और उसका वेलोसिटी सपोज के v डैश है। तो वो जो सिस्टम है एम्बेडेड होने के बाद उसका क्या मिलेगा मुझे? वेलोसिटी। सो दैट शुड बी द आंसर। क्या आ रहा है? ऐसा कोई ऑप्शन है? Yes. कौन सा आंसर आएगा? Option D. option D. ऑप्शन डी आएगा। चलो, क्या ये बात आपको समझ में आया भैया? Yes, sir. Yes. क्वेश्चन नंबर 3। Yes, sir. The acceleration motion of the vehicle on the horizontal road is due to what? चलो मुझे ये बताओ, सोच के बताना कि व्हीकल रोड पे चल सकता है, एक्सेलरेटेड मोशन कर सकता है, उसका रीजन क्या है? क्या इंजन है, क्या ड्राइवर है, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स है, या क्या friction between the road and the vehicle. देखो, चाहे आप इंजन से जितना भी जोर लगा लो, चाहे इंजन से चाहे जितना भी एक्सेलरेशन आप प्रोवाइड करो, बट अगर फ्रिक्शन नहीं होता, टायर एंड रोड के बीच में अगर फ्रिक्शन नहीं होता, तो क्या होता? सोचो, वो वहां पे ही स्लिप होता रहेगा, वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो व्हीकल के मोशन के लिए कौन रिक्वायर्ड है भैया? Friction. तो फ्रिक्शन इज द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ द व्हीकल। वो इंजन, आपको पहली नजर से इंजन बोलने का मन होगा, बट भाई मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इंजन चाहे कितने भी कैपेसिटी वाला है, बट अगर रोड के साथ वो टायर का फ्रिक्शन ही नहीं है, तो आप चाहे जितना भी जोर लगा लो, वो जो व्हीकल है वो वहां पे, मतलब वो जो उसका जो व्हील है, व्हील वो वहां पे घूमता रहेगा, आगे बढ़ ही नहीं पाएगा अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो। तो फ्रेंड्स, व्हीकल रोड के ऊपर मोशन में आ सकते हैं, उसका रीजन फ्रिक्शनल फोर्स है। तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे? ऑप्शन डी आएगा। चलो, क्या ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, sir. गुड। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 में ये है कि an object of mass 8 kg is suspended by the two light spring balanced as shown in the figure.
देखो फिगर को ध्यान से देखो। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे 2 स्प्रिंग बैलेंस है, तो ये जो नीचे वाला स्प्रिंग बैलेंस है उसको खींचने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? यहाँ पे जो स्प्रिंग है उसको कौन खींच रहा है? ऊपर वाला। क्या ऊपर वाला खींच रहा है क्या? नहीं नीचे वाला मतलब नीचे 8 मास। केजी चला 8 kg हाँ, वाला। तो ये स्प्रिंग को खींचने के लिए 8 kg रिस्पॉन्सिबल है, तो उसका इसका रीडिंग क्या मिलेगा मुझे? इसका मुझे रीडिंग क्या मिलेगा? 0.8। 8 kg ही मिलेगा। ओके, अब मुझे ये बताओ कि ऊपर वाला जो स्प्रिंग है उसको खींचने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? उसको कौन खींच रहा है? दोनों नीचे स्प्रिंग पंजे। स्प्रिंग और वो ऑब्जेक्ट दोनों। दोनों मिलके उसको खींच रहे हैं, आगे ना? तो इसका यस सर। क्या आना चाहिए? इसका रीडिंग क्या आना चाहिए? 16। 16 केजी। नहीं नहीं, इसका मास थोड़ी ना है 8 kg, ऐसा दिया थोड़ी ना है कि इसका मास 8 है। इसका 8 से ज्यादा। तो इसका 8 से ज्यादा आना चाहिए। Am I right फ्रेंड्स? यस सर। बट यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि लाइट स्प्रिंग है। इसका मतलब कि ये जो स्प्रिंग है ना नीचे वाला, उसका मास ऑलमोस्ट 0 है। इसका मास ऑलमोस्ट 0 है, तो फिर ऊपर वाले स्प्रिंग का भी रीडिंग कितना आना चाहिए? बोलो। Both will be 8. बहुत A विल बी 8। option. बट अगर ऐसा देते कि भाई ये दोनों स्प्रिंग का मास 1 kg है, 1 kg ऐसा देते, तो इसका तो 8 आता, बट इसका क्या आंसर आता? 9. 9 आ जाता। बट यहाँ पे फॉर्चुनेटली ऐसा दिया हुआ है कि स्प्रिंग्स जो है वो लाइट है, वेटलेस है। तो अब ऐसा कह सकते हैं कि दोनों स्प्रिंग को खींचने के लिए 8 kg ही रिस्पॉन्सिबल है। दोनों स्प्रिंग को खींचने के लिए 8 kg ही रिस्पॉन्सिबल है। मतलब दोनों का रीडिंग कितना आएगा? दोनों का रीडिंग 8 kg ही आएगा। चलो, क्या ये समझ में आया भैया? Yes sir. यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। A block of mass m is placed on a smooth inclined plane of angle theta। तो आपको ऐसा दिया गया है कि ब्लॉक पड़ा हुआ है, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है, मतलब इंक्लिनेशन में कोई फ्रिक्शन नहीं है, और एक ब्लॉक वहां पे रखा है। चलो, ये रहा आपका इंक्लाइंड सरफेस। तो यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि एंगल थीटा है, और यहाँ पे ब्लॉक पड़ा हुआ है। तो चलो, कोई मुझे बताएगा, हमने थ्योरी में इस टाइप का क्वेश्चन देखा है, तो कोई मुझे बताएगा कि ब्लॉक के ऊपर कौन कौन से फोर्स लगेंगे? ग्रेविटेशन, नॉर्मल। और खुद का फोर्स mg। हाँ, माजी नीचे की तरफ लगेगा। अच्छा, सही बात है। और कुछ अपार्ट फ्रॉम दैट? नॉर्मल। देखो, नॉर्मल फोर्स जो होता है ना, वो ऑलवेज सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ये नॉर्मल लगेगा। चलो, नॉर्मल फोर्स ऐसे लगेगा, नॉर्मल फोर्स ऐसे लगेगा। और कोई? यहाँ पे फ्रिक्शन भी होना चाहिए, बट फ्रिक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज जो सरफेस है वो कैसा है? Smooth. स्मूथ सरफेस है। अब मैं क्या करूँगा, मैं ये माजी के 2 कंपोनेंट निकालूंगा। तो मैंने ये एक लाइन ड्रॉ किया, और आपको मैंने थ्योरी में एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा ही होता है। ऐसा क्यों होता है? तो मैंने ये भी एक्सप्लेन किया था कि भाई ये जो लाइन है ना, वो इस लाइन से परपेंडिकुलर है, और ये जो लाइन है ना, वो इससे परपेंडिकुलर है। तो अगर आप इसको 90 डिग्री, इसको अगर आप 90 डिग्री रोटेट करोगे इसको, तो यही सिचुएशन आ जाएगा, बट एंगल तो वही का वही रहेगा। इसको 90 डिग्री रोटेशन करो तो इसका इसमें कन्वर्जेशन हो जाएगा, इसका इसमें कन्वर्जेशन हो जाएगा, बट एंगल विल बी रिमेन सेम। तो फ्रेंड्स, ये थ्योरी में भी हमने डिस्कस किया था, पता है आपको। एक न्यूमेरिकल में भी इसके बारे में डिस्कस किया था। तो अब मुझे ये बताओ कि ये जो माजी है उसका ये डायरेक्शन का कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा? mg cos थीटा। Cos theta. इसके साथ एंगल फॉर्म होता है ना, वो कोस कंपोनेंट होता है। तो माजी का ये डायरेक्शन का जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? mg cos theta.
और ये वाला जो कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा भैया? J sin theta. mg sin theta. हाँ, तो ये वाला जो कंपोनेंट है वो हो जाएगा माजी साइन थीटा। तो ये जो नॉर्मल फोर्स जो है ना वो तो बैलेंस हो जाएगा किसके द्वारा? माजी कोस थीटा के द्वारा। तो नॉर्मल फोर्स तो माजी कोस थीटा के द्वारा हो जाएगा बैलेंस। बट हाँ, तो वही तो क्वेश्चन है कि नॉर्मल फोर्स कितना है। तो कितना है नॉर्मल फोर्स, क्या आ जाएगा भैया? mg cos mg theta. cos theta mg हाँ, cos theta. तो नॉर्मल फोर्स विल बी इक्वल्स टू mg cos थीटा। बट इसी क्वेश्चन में अगर कोई आपको ऐसा पूछे कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, तो क्या लिखोगे आप? नॉर्मल फोर्स तो J sin theta. एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी अगर कोई पूछे तो क्या लिखोगे आप? mg sin theta That will be resultant force maji sin theta. Resultant force will be the maji sin theta, but acceleration will be equals to sin theta नहीं g sin theta. माजी को m से डिवाइड कर दो तो g sin theta रहेगा। तो इसी क्वेश्चन में अगर आपको कोई ऐसा पूछे कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, तो एक ही फोर्स बचेगा mg sin theta. सो रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू माजी sin theta एंड एक्सेलरेशन इक्वल्स टू g sin theta. क्या ये बात आपको समझ में आया भैया? yes ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। अब थोड़ा क्वेश्चन का जो क्वालिटी है वो थोड़ा इंक्रीज होगा, थोड़े अच्छे क्वेश्चन अब हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। चलो, क्या लिखा है? अ ब्लॉक ऑफ मास m is placed in the smooth slope of theta. The whole system, that is the slope plus block, is moved horizontally with an acceleration a, such a way that the block does not slip on the slope. Then what should be that acceleration? बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर मैंने ये क्वेश्चन देखा हुआ है। क्वेश्चन इज दैट के कहना क्या चाहता है ये क्वेश्चन, तो मैं बताऊं ये क्या है क्वेश्चन। मेरी बात ध्यान से सुनना। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर मैंने ये क्वेश्चन देखा हुआ है। यहाँ पे सपोज के ब्लॉक पड़ा हुआ है, तो चलो ब्लॉक के ऊपर कौन कौन से फोर्स लगेंगे, तो वो तो अभी हमने जो किया था वही वापस से करेंगे। हाँ, तो ये माजी नीचे लगेगा, नॉर्मल फोर्स जो है वो ऊपर लगेगा सरफेस के परपेंडिकुलर, और हम क्या करेंगे कि उसी डायरेक्शन में है ना एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये लाइन ड्रॉ करने के द्वारा क्या बेनिफिट होता है? तो बेनिफिट ये होता है कि ये माजी जो है ना इसका यहाँ पे एंगल थीटा ही होता है, अगर यहाँ पे थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा भैया? Cos थीटा। और ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा भैया? sin mg sin हाँ, तो ये वाला जो कंपोनेंट है वो mg sin थीटा होगा। बट यहाँ पे अब नया क्या है? देखो, अब नया ये है कि ये जो स्लोप है ना, वो स्लोप का जो सिस्टम, उसको मैंने है ना ये पूरे सिस्टम को मैं यहाँ से पकड़ के ए जितने एक्सेलरेशन से मैं उसको राइट साइड ले जा रहा हूँ। तो अब सोचो कि ये पूरे सिस्टम को मैं राइट साइड ए जितने एक्सेलरेशन से ले जा रहा हूँ। तो अब ये जो ब्लॉक है उसके लिए ये क्या हो गया? नीचे का वाला जो स्लोप है वो ब्लॉक के लिए नीचे वाला जो स्लोप है वो क्या हो जाएगा? ब्लॉक के लिए नीचे का जो स्लोप है वो क्या हो जाएगा? पूरे सिस्टम को मैं है ना नीचे से पकड़ के ए जितने एक्सेलरेशन से मैं उसको ले जा रहा हूं। तो ब्लॉक के लिए ये नीचे वाला सिस्टम क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशनल। अच्छा, ब्लॉक कहाँ पे पड़ा हुआ है? स्लोप पे पड़ा हुआ है। तो मैं सपोज के रूम में बैठा हूं, तो मेरे लिए जो रूम है ना वो रेफरेंस फ्रेम है। ये ब्लॉक स्लोप पे पड़ा हुआ है, तो ब्लॉक के लिए वो स्लोप क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बट वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना वो एक्सेलरेटेड फ्रेम है, तो वो क्या हो जाएगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आपको ये पता है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपको क्या करना होता है? जितने भी फोर्सेस लगते हैं वो तो लगाने ही है, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एक और एक्सेसिव फोर्स लगाना है। और वो कौन से डायरेक्शन में लगाना है आपको?
फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब आपको इस डायरेक्शन में एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना है। चलो, क्या ये बात आपको समझ में आया? Yes. और उसका वैल्यू कितना होगा? Yes, sir. ma। चलो, ये आपको समझ में आया फ्रेंड्स? Yes. Yes. अब बात ऐसी है कि मैं क्या करूँगा, देखो फ्रेंड्स, अब सोचो, तो ये जो m है ना, यहाँ पे कितना एंगल फॉर्म होगा, कोई बताएगा मुझे? पैरेलल लाइंस जो होती है तो वो सेम एंगल ही उसका सेम एंगल बनेगा उसका एक ही लाइन के साथ। तो अब यहाँ पे नीचे के साइड अगर थीटा एंगल फॉर्म हो रहा है तो ऊपर की साइड पे कितना फॉर्म होगा, बोलो? तो यहाँ पे भी एंगल कितना फॉर्म होगा, थीटा ही फॉर्म होगा। तो अब मुझे ये बताओ कि ये जो एम ए है उसके दो कंपोनेंट मुझे निकालने हैं। ये एम ए जो है उसका एक कंपोनेंट ये होगा, तो ये कौन सा कंपोनेंट होगा जिसका Cos. या cos theta. दिस विल बी अ मा कोस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर लगाना पड़ेगा। तो ये जो एक्चुअल है और ये रहा, और दूसरा यहाँ पे आएगा, तो ये कौन सा वाला होगा? मा साइन थीटा। चलो, क्या ये बात आपको समझ में आया भैया? अब माँ के दो कंपोनेंट हो गए, माँ जी के भी दो कंपोनेंट हो गए, तो उसको भूल जाने का है। अब मतलब ये भूल जाओ और ये भी भूल जाओ, बिकॉज उसके कंपोनेंट पिक्चर में है। अब देखो, अब पूरा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है, मतलब वो स्लोप के परपेंडिकुलर भी इक्विलिब्रियम में है एंड स्लोप के पैरेलल भी इक्विलिब्रियम में है। तो सबसे पहले स्लोप के पैरेलल का इक्विलिब्रियम अप्लाई करें, स्लोप के पैरेलल वाला इक्विलिब्रियम अप्लाई करें, तो मुझे क्या लिखना चाहिए, बोलो? Ma cos theta equals to mg sin theta. वेरी गुड। एम ए कोस थीटा इज इक्वल्स टू माजी साइन थीटा। तो एम गेट कैंसल्ड। अब ए को सब जगह इक्वेशन बना दो, तो ए क्या हो जाएगा, बोलो? G sin theta upon cos theta. Yes. बट साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है? Tan theta. Tan theta. एक ये क्वेश्चन बहुत बार मैंने देखा हुआ है, एक ये क्वेश्चन बहुत बार, और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे नॉर्मल फोर्स भी पूछते हैं। तो नॉर्मल फोर्स कितना होगा भैया, बताओ मुझे? ma sin theta plus mg cos theta. वेरी गुड। एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कोस थीटा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ए कितना है, ए तो ए का वैल्यू कितना होता है, G tan theta. जी टेन थीटा। तो मैंने ए का वैल्यू सब्सटीट्यूट किया, ए का वैल्यू मैंने सब्सटीट्यूट किया जी टेन थीटा, और बाकी साइन थीटा तो है ही, माजी कोस थीटा भी है। तो फ्रेंड्स ये माजी कॉमन, अब टेन थीटा के बदले में क्या लिख सकता हूँ, Sin upon cos. तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा हो जाएगा। Yes, sir. यहाँ पे कोस थीटा बचेगा, तो ये हो जाएगा माजी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, एलसीएम लिया मैंने, अपॉन कोस थीटा। बट साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर तो क्या होता है भैया, 1. तो नॉर्मल जी कोस माजी अपॉन कोस थीटा, या कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में माजी सेक थीटा भी दिया होता है। तो फ्रेंड्स बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर ये क्वेश्चन भी मैंने देखा है कि इसमें नॉर्मल फोर्स कितना मिलेगा, तो माजी अपॉन कोस थीटा या फिर माजी सेक थीटा। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ पे पूछते हैं इस टाइप के सिचुएशन में, एक तो एक्सेलरेशन कितना होगा सिस्टम का एंड नॉर्मल फोर्स कितना होता है। तो क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया फ्रेंड्स? Yes. तो ये JEE के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग था। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ।
क्वेश्चन नंबर 6 ऐसा है कि अ ब्लॉक ऑफ मास m placed on the smooth block of mass m is placed on a smooth slope of angle theta. The system is moved horizontal. अच्छा, Sir, 7th. seventh question, sorry. Seventh question. A block is placed on the top of the smooth inclined plane, inclination theta, kept on the floor of a lift. मतलब ये एक स्लोप वाला सिस्टम लिफ्ट के अंदर है, स्लोप वाला सिस्टम लिफ्ट के अंदर है। तो फ्रेंड्स सोचो कि ये लिफ्ट है और लिफ्ट के अंदर एक स्लोप वाला सिस्टम है और वहाँ पे एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, वहाँ पे एक ब्लॉक पड़ा हुआ है। तो ये रहा ब्लॉक। वापस से सोचो कि ब्लॉक के ऊपर कौन से फोर्स लगेंगे। बोलो, ब्लॉक के ऊपर कौन से फोर्स लगेंगे वापस से। तो दैट इज नॉट द फर्स्ट टाइम, तो उसका ब्लॉक का खुद का वेट नीचे की तरफ होगा माजी, और एक नॉर्मल फोर्स वो स्लोप के परपेंडिकुलर होता है, तो ये हो जाएगा नॉर्मल फोर्स mg sin थीटा। नहीं, अभी थोड़ी देर सुनो, थोड़ी देर मेरी बात सुनो, फिर उसके बाद करते हैं। अब क्या है, फ्रिक्शन फोर्स होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज स्मूथ इंक्लिनेशन है, इंक्लिनेशन स्मूथ है, तो फ्रिक्शनल फोर्स तो नहीं होगा। अब क्या है कि लिफ्ट इज डिसेंट विद द रिटार्डेशन ए, मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि नीचे की डायरेक्शन में रिटार्डेशन है, तो उसका उल्टा मीनिंग क्या हुआ? नीचे की तरफ रिटार्डेशन है तो इसका तरफ माइनस एक्सेलरेशन। नहीं, मेरी बात सुनो, सिंपल। नीचे की तरफ रिटार्डेशन है तो उसका दूसरा मीनिंग ऐसा होगा कि ऊपर की तरफ क्या होगा? Acceleration. एग्जैक्टली तो रिटार्डिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब एक्सेलरेटेड मोशन इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो हमको ऐसा वैसे बोला ऐसा गया है कि रिटार्डेशन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो उसका अपोजिट मीनिंग ऐसा, उसका मीनिंग ऐसा हुआ, इसका सिमिलर मीनिंग ऐसा हुआ कि नीचे की तरफ रिटार्डेशन है तो उसका दूसरा मीनिंग ऐसा हुआ कि ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है। तो हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि लिफ्ट है ना, वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड मोशन में है। तो ये लिफ्ट क्या हो गई हमारे ब्लॉक के लिए? Frame of reference. फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपको क्या करना होता है कि एक एक्स्ट्रा एडिशनल फोर्स आपको लगाना पड़ता है, और कौन से डायरेक्शन में? तो बोले जो रेफरेंस फ्रेम का एक्सेलरेशन है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो फ्रेंड्स अब पता चला कि भाई माजी तो नीचे था और एक शूडो फोर्स, एक फिक्सिशियस फोर्स भी लगेगा MA। अब आपको कंपोनेंट निकालने हैं, तो अब देखो अब क्या हो जाएगा कि भैया यहाँ पे अगर थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा ही होगा। ये मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ पहले, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, और यहाँ पे भी भैया थीटा होगा, बट ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा? माजी, नॉट ओनली द माजी। अब ये क्या हो जाएगा भैया? m इंटू जी प्लस ए कोस थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा भैया? ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा बोलो? M into G plus A sin theta. परफेक्ट। अब क्या है कि नॉर्मल फोर्स जो है ना वो तो बैलेंस्ड हो रहा है, नॉर्मल फोर्स इज बैलेंस्ड बाई mg प्लस ए कोस थीटा। बट तो फिर मोशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कौन सा फोर्स जो है वो मोशन करा रहा है? m इंटू जी प्लस ए साइन थीटा करा रहा है। तो हमको क्या करना है? हमको तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है, हमको तो एक्सेलरेशन पैरेलल टू द सरफेस। तो रिजल्टेंट फोर्स m इंटू जी प्लस ए साइन थीटा, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा भैया सिस्टम का? तो फोर्स को मास से डिवाइड कर दो तो क्या बचेगा बोलो? जी प्लस। तो क्या ये चीज आपके पल्ले पड़ा फ्रेंड? समझ में आया? यस। इंटरेस्टिंग, इज इट ओके फ्रेंड्स?
अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सोचना। क्वेश्चन नंबर 8, स्टेशनरी बॉम्ब एक्सप्लोड इनटू द थ्री। देखो बॉम्ब आया तो बॉम्ब एक्सप्लोजन है या कोलिजन है? जब एक्सप्लोजन या कोलिजन वर्ड आता है तो आपको क्या करना होता है? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आज मैं ना 10 मिनट लेक्चर ज्यादा रखूंगा, सो डोंट गो एनीवेयर। 10 मिनट ज्यादा लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ओनली 10 मिनट्स। सो 0 is equals to how many fragments it is divided into the 3 fragments. So initially the bomb is a stationary, so initial momentum of the system is 0, and उसके बाद after explosion it is divided into 3 fragments. So after explosion we have a 3 from momentums, and p1 plus p2 plus p3. Initially 0. p1 दिया हुआ है हमको 2i कैप है, दूसरे का मोमेंटम हमको 3j कैप दिया हुआ है, और तीसरे का मुझे फाइंड करना है, तीसरे का मोमेंटम फाइंड करना है। तो मेक द p3 सब्जेक्ट को इक्वेशन, तो क्या आ जाएगा? -2i माइनस, -2i कैप, तो अब मैग्नीट्यूड क्या रहेगा p3 का? -3j। बोलो मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना आता है ना भैया? तो 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो रिजल्टेंट मोमेंटम ऑफ द थर्ड फ्रैगमेंट विल बी √13 यूनिट्स। ऐसा कोई ऑप्शन? या ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या ये बात आपको समझ में आया भैया? इज इट ओके फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर पे आ जाओ। रेफरेंस फ्रेम अटैच्ड विद द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। फ्रेंड्स मुझे ये बताओ कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो क्या करते हैं? तो कि पहले अर्थ के आसपास सर्कुलर मोशन करते हैं, तो सर्कुलर मोशन जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी वाला मोशन है या एक्सेलरेटेड मोशन है? बोलो सर्कुलर मोशन है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला मोशन है या कांस्टेंट वेलोसिटी वाला, मतलब सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है या कांस्टेंट वेलोसिटी वाला मोशन है? तो बोले सर्कुलर मोशन में तो एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, तो सर्कुलर मोशन तो एक्सेलरेटेड मोशन है। तो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होती है? बताओ मुझे, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है? बोलो। नॉन इनर्शियल। या सर्कुलर मोशन इज अ एक्सेलरेटेड मोशन, तो उसके साथ एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो को हम क्या बोलते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि द रेफरेंस फ्रेम अटैच्ड विद द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चलो अब क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सोचना है आपको। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर ऑफ अ लिफ्ट, लिफ्ट के अंदर एक पर्सन है और द कॉइन, पर्सन स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट ड्रॉप्स अ कॉइन, तो वो कॉइन उसके हाथ में से गिर जाता है, एंड स्टोन रीचेस द फ्लोर in the t1 time, floor of the lift in the time t1 if the lift was a stationary। चलो मतलब पहले केस में क्या था, लिफ्ट स्टेशनरी था, तो t1 टाइम में स्टोन नीचे फ्लोर पे आ गया ड्रॉप होने के बाद। अब सेकंड केस में क्या होता है कि लिफ्ट है ना ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड मोशन में है और वापस से स्टोन गिर जाता है, तो टाइम t2 लगता है। तो फ्रेंड्स in the first case the acceleration experienced by the stone or coin is a g, but in the second case अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो सूडो एक्सेलरेशन या सूडो फोर्स कौन सा डायरेक्शन में लगेगा उसको? डाउनवर्ड। तो अब जो कॉइन है ना वो जी से ज्यादा एक्सेलरेशन से नीचे पड़ेगा। पहले तो वो लिफ्ट एट द रेस्ट थी, स्टेशनरी थी, तो कॉइन का जो एक्सेलरेशन होगा ड्रॉप होने के बाद वो जी जितना ही होगा। बट अगर लिफ्ट एक्सेंड कर रही है विथ सम एक्सेलरेशन ए, अज्यूम दैट द लिफ्ट का एक्सेलरेशन जो है ना वो ए है, तो स्टोन के ऊपर सूडो फोर्स नीचे की तरफ रहेगा, नीचे की तरफ लगेगा, तो स्टोन पहले जितने एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगा उससे ज्यादा अब उसको ऊपर फोर्स लग रहा है, तो अब उसका जो एक्सेलरेशन है ना वो बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाएगा तो वो टाइम कम लेगा या ज्यादा लेगा?
रन अरे एक्सेलरेशन बढ़ गया तो नीचे ड्रॉप होने के लिए उसको टाइम कम लगेगा या ज्यादा, बट फास्ट कम। आ रहा है, तो T2 विल बी लार्जर देन T1 और लेसर देन कम लेसर लेस देन। सीधी सी बात है, अगर वो ज्यादा स्पीड में नीचे आता है, ज्यादा एक्सेलरेशन से नीचे आता है, तो वो टाइम कम लगाएगा, तो दूसरे केस में टाइम कम लगेगा, तो T2 विल बी लेस देन T1 और आई कैन से T1 इज अ ग्रेटर देन T2, ये भी कह सकते हो। तो विच इज द ऑप्शन? सी ऑप्शन सी। अब सेम क्वेश्चन है, वापस से सेम क्वेश्चन है, वापस से 11 क्वेश्चन में भी वही है, देखो ध्यान से देखो तो वही पूछा है कि अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट ड्रॉप अ कॉइन, लिफ्ट वाज इनिशियली स्टेशनरी। अब इन द सेकंड केस लिफ्ट इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन द अपर डायरेक्शन। लिफ्ट अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला लिफ्ट है, तो उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो उसको इनर्शियल बोलेंगे या नॉन इनर्शियल बोलेंगे? इनर्शियल। इनर्शियल। तो उसमें कोई शूडो एक्सेलरेशन लगेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर? नो। तो इसका मतलब कि दोनों केस में सेम ही एक्सेलरेशन लगेगा कॉइन के ऊपर, तो कॉइन के ऊपर दोनों केस में कोई शूडो एक्सेलरेशन नहीं है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो दोनों केस में सेम एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है कॉइन, तो मतलब इसका मतलब ऐसा हुआ कि कॉइन दोनों केस में सेम एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, तो दोनों में टाइम सेम ही लगेगा। और एक केस में यहाँ पे लिखा नहीं है, बट और एक केस में बना सकता हूँ। पहले मैंने लिफ्ट को ऊपर भेजा एक्सेलरेशन के साथ, दूसरे केस में मैंने कांस्टेंट वेलोसिटी रखा। अब और एक केस बन सकता है कि लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, तो शूडो एक्सेलरेशन ऊपर लगेगा, तो रिजल्टेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा फिर अगर लिफ्ट T2 is greater रही than है तो T1. शूडो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ लगेगा, तो रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना लगेगा? और एक केस आई रिपीट, मैं यहाँ पे एक और केस बना सकता हूँ, लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है एक्सेलरेटेड मोशन, तो अगर लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है तो शूडो एक्सेलरेशन कौन सी तरफ लगेगा? ऊपर की तरफ। तो रिजल्टेंट नीचे की तरफ, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कितना लगेगा? जी खुद का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे होता है, शूडो ए ऊपर है, तो इफेक्टिव नीचे की तरफ कितना रहेगा? जी प्लस ए। नहीं देखो, खुद का जी नीचे है, शूडो ऊपर की तरफ है, तो रिजल्टेंट नीचे की तरफ कितना रहेगा? G minus M है। जी माइनस ए। हाँ, तो एक्सेलरेशन डिक्रीज हो गया, तो टाइम एक्सेलरेशन डिक्रीज हो गया, तो टाइम Increase। ज्यादा लगेगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये 10th क्वेश्चन जो है ना, उससे एग्जैक्टली अपोजिट सिचुएशन में भी पूछ सकते हैं, इसका अपोजिट भी पूछ सकते हैं, तो टाइम ज्यादा भी लग सकता है। ओके यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। क्वेश्चन ऐसा है कि अ बुलेट्स आर फायर्ड having mass m, fire normally to the wall and constant rate n bullets per second with the velocity v. So they stop on the wall. So what is the reaction on the wall? So force is equals to change in momentum upon time. तो यहाँ पे एक बुलेट का इनिशियल मोमेंटम mv है, और वो उसके बाद जाने के बाद वहां पे रिबाउंड नहीं हो रही है, तो फाइनल मोमेंटम 0 है। टाइम इंटरवल अगर मैं 1 सेकंड ले लेता हूं, तो मुझे ऐसा दिया गया कि 1 सेकंड में कितना बुलेट फायर हो रहा है, देखो तो पर 1 सेकंड में हाउ मेनी बुलेट्स आर फायर्ड? कैपिटल स्मॉल एन। अगर मैं टाइम 1 सेकंड ले लेता हूं, तो नंबर ऑफ बुलेट्स विल बी इक्वल्स टू n स्मॉल n, तो टोटल मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू nmv। 1 सेकंड में n बुलेट फायर हो रहा है, एक बुलेट का मोमेंटम mv है, तो स्मॉल n जितने बुलेट्स फायर हो रहे हैं,
So total momentum is equals to nmv. So total momentum will be equals to nmv in 1 second. So finally force is equals to nmv minus 0 upon 1, that is equals to nmv. कैपिटल N यहाँ पे नहीं आएगा, उसका कोई रोल नहीं है. Is that clear friends? Yes, sir. चलो क्वेश्चन नंबर, अब थोड़ा 5 मिनट्स मैं ज्यादा लूंगा, 5 मिनट्स में खत्म हो जाएगा फ्रेंड्स, डोंट गो एनीवेयर. क्वेश्चन नंबर 14. Force of 4 Newton is acting on the x direction and 3 Newton in the y direction. तो what is the acceleration of the body? चलो हमको ये दिया गया है कि 2 टाइप के फोर्स बॉडी के ऊपर लग रहा है. F1 is equals to 4 Newton x direction. x direction का मतलब क्या है, 4i कैप. Yes. दूसरे का जो है ना वो 3j कैप होगा. क्यों? बिकॉज वो y डायरेक्शन में है. तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा भैया? तो बोले 4i कैप प्लस 3j कैप. तो मुझे ये बताओ कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा तो फिर रिजल्टेंट फोर्स का. तो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? बताओ भैया. 4 square plus 6 square. क्या आ 5. जाएगा? 5 न्यूटन. अब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? F m. तो 5/2. तो मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा बॉडी का? 2.5. इज इट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 15. देखो क्वेश्चन नंबर 15 जो है, क्या वो आप खुद कर सकते हो? क्वेश्चन नंबर 13 एक स्किप हो गया, तो लेट मी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 13 फर्स्ट. Yes, sir. A good question. A force act on the object of mass 1.5 kg at a rest for 0.5 second. मतलब एक बॉडी है ना, वो पहले एट द रेस्ट है, उसका वेलोसिटी 0 है. फिर 0.5 सेकंड के लिए क्या होता है? 0.5 सेकंड के लिए वो उसके ऊपर फोर्स लग रहा है. तो वो कैसा मोशन करेगा बॉडी? फोर्स है तो कैसा मोशन होगा? एक्सेलरेटेड मोशन होगा. फोर्स लग रहा है तो उसका मोशन एक्सेलरेटेड होगा. बट उसके बाद फोर्स लगना बंद हो जाता है, तो उसके बाद वो कैसा मोशन करेगा? जैसे ही फोर्स खत्म हो जाएगा तो वो उसका मोशन कैसा हो जाएगा? यूनिफॉर्म. हाँ, तो उसके बाद वेलोसिटी उसका कांस्टेंट हो जाएगा. तो केस 1 में है ना एक्सेलरेटेड मोशन है, एंड केस 2 में यूनिफॉर्म वेलोसिटी है. और ऐसा दिया हुआ है कि उसके बाद जो है ना फोर्स अप्लाई करने का बंद करने के बाद वो 5 मीटर 2 सेकंड में ट्रैवल कर रहा है. फोर्स अप्लाई करने के बंद करने के बाद 5 मीटर 2 सेकंड में ट्रैवल कर रहा है. तो मैं एक काम करता हूं, मैं पहले केस 2 के बारे में सोचता हूं. तो केस 2 में कैसा मोशन है? कांस्टेंट वेलोसिटी. कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या है? तो d इक्वल्स टू vt, एक ही फॉर्मूला है. d 5 मीटर टाइम 2 सेकंड, तो कांस्टेंट वेलोसिटी कितना रहेगा? 2.5 मीटर पर सेकंड. तो फ्रेंड्स दूसरे केस का जो कांस्टेंट वेलोसिटी है वो पहले केस में क्या हो जाएगा? दूसरे केस का जो कांस्टेंट वेलोसिटी है वो कोई मुझे बताएगा पहले केस में क्या हो जाएगा? कांस्टेंट एक्सेलरेशन. नहीं, कैसे? ऐसे कैसे हो सकता है? एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी थोड़ी एक्सेलरेशन बनता है. तो दूसरे केस का जो कांस्टेंट वेलोसिटी है वो पहले केस में फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा. दूसरे केस का कांस्टेंट वेलोसिटी जो है वो पहले केस का फाइनल. देखो हम ऑलवेज हम क्या करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हमने ऐसा देखे कि भाई पहले केस का जो फाइनल वेलोसिटी है वो दूसरे केस का इनिशियल वेलोसिटी. ऐसा हमने बहुत बार क्वेश्चन, बट ये उल्टा हुआ. पहले हमने केस नंबर 2 सॉल्व किया, अब केस नंबर 1 में जा रहा है. पर लॉजिक तो वही रहेगा ना कि पहले केस का जो फाइनल वेलोसिटी है वो दूसरे केस का इनिशियल वेलोसिटी है. तो वाइसे वर्सा दूसरे केस का जो वेलोसिटी है वो पहले केस का क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा. तो अब केस 1 में तो कैसा मोशन है?
एक्सेलरेटेड मोशन, और एक्सेलरेटेड मोशन में v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 2ad, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, फॉर्मूला ये नहीं लगेगा बिकॉज डिस्टेंस इज नॉट गिवन, डिस्टेंस इज नॉट गिवन। केस 1 वैसे एक्सेलरेटेड मोशन तो है बट डिस्टेंस इज नॉट गिवन, सो v इक्वल्स टू v नॉट प्लस at। फाइनल वेलोसिटी पहले केस का जो, दूसरे केस का जो कांस्टेंट वेलोसिटी है वो पहले केस के लिए फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल 0। एक्सेलरेशन मुझे फाइंड करना है, टाइम पहले केस का 0.5 है, तो 2.5 डिवाइड बाई 0.5 मतलब 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब यहाँ पे मुझे एक्सेलरेशन नहीं फाइंड करना, मुझे तो फोर्स कितना प्रोवाइड किया था वो फाइंड करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो फोर्स कितना प्रोवाइड किया होगा, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, मास 1.5 इंटू 5, तो जो फोर्स मैंने प्रोवाइड किया होगा पहले केस में वो 7.5 न्यूटन होगा। क्या ये बात समझ में आया भैया? Yes. क्वेश्चन नंबर 15, क्या फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 में आपको होमवर्क में दे सकता हूँ? वो मंकी वाला था, कौन से Yes. में वो मंकी Yes. हो जाएगा? Yes, sir. हो जाएगा ना, कर सकोगे ना ये आप क्वेश्चन नंबर 15? Yes, sir. 16 भी मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। 16 में ऐसा है, नहीं हो, चलो मैं कर रहा हूँ। अ बॉल with the momentum 0.5 coming and hit by the batsman and going away with the 0.3, बॉल एंड बैट का जो कांटेक्ट टाइम है वो 0.02 है, तो व्हाट इज द फोर्स? फोर्स पूछा हुआ है, तो हमको पता है कि भाई फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, मतलब इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम अपॉन टाइम इंटरवल। अब बॉल का इनिशियल मोमेंटम मुझे दिया गया है, कितना दिया गया है? 0.5। कोई मुझे बताएगा फाइनल मोमेंटम कितना लेना चाहिए मुझे? वैसे 0.3 दिया गया है, बट शुड आई टेक 0.3? नो, क्यों? as it is in the opposite direction, so I should take it is a minus 0.3। ये चीज समझने लायक थी यहाँ पे। चलो ये समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, sir. इनिशियल डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव कंसीडर किया, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन को मुझे नेगेटिव कंसीडर करना ही पड़ेगा। तो P1 माइनस P2 अगर करेंगे आप तो 0.8 मिलेगा, 0.5 माइनस माइनस प्लस 0.3, तो पॉइंट आपको 8 मिलेगा। 0.8 डिवाइड बाई 0.02 मतलब 80 डिवाइड बाई 2, तो ये चला जाएगा आपका 14 न्यूटन इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, a block of 100 kg is lying steady on the horizontal surface and we need 200 newton to move the body। देखो आपको पता है कि कोई भी बॉडी को आपको मूव करने के लिए आपको एटलीस्ट कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? पता है बॉडी को अगर मूव कर तो आपको एटलीस्ट कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? उसके मान कितना? नहीं 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 नहीं, उसको तो होल्ड करने के लिए, उसको बॉडी को होल्ड करने के लिए आपको उसके वेट जितना लगाना पड़ेगा। बट कोई बॉडी पड़ा हुआ है Yes, surface, sir. तो उसको मोशन में लाना है। तो आपको पता है कि कोई बॉडी को मोशन में लाने के लिए, आपको याद है वो स्टैटिक फ्रिक्शन वाला कंसेप्ट, तो बॉडी को मोशन में लाने के लिए आपको एफएस मैक्सिमम जितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, देन एंड देन द बॉडी कैन कम इन द मोशन। याद है आपको? तो यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि 200 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने से बॉडी मोशन में आ रहा है, इसका मतलब कि ये जो 200 न्यूटन है वो एफएस मैक्सिमम है। बट हमको तो ये पता भी है कि एफएस मैक्सिमम क्या होता है। तो हॉरिजॉन्टल में तो n इक्वल्स टू माजी होता है, म्यू माजी। अब यहाँ पे आपको ये दिया गया है कि मास जो है ना वो 1000 है, g10 ले लेते हैं, तो म्यू का वैल्यू हमको फाइंड करना पूछा था, तो म्यू इज इक्वल्स टू 0.02। चलो क्या ये फ्रेंड समझ में आया आपको? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 18 जो है ना, उसमें वो फिगर देना रह गया है। तो इसमें ऐसा है कि मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन नंबर ये आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, बट आपको फिगर को ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे। इसमें ऐसा है
कि सरफेस के ऊपर 2 ब्लॉक पड़े हुए हैं, तीन ब्लॉक पड़े हुए हैं, 1 kg, 2 kg एंड 4 kg, और आपको T1 का टेंशन दिया गया है, 70 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है। आप ये ट्राई करना, हर एक ब्लॉक का FBD बना के आप सॉल्व कर सकते हो। 70 न्यूटन फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, यहाँ पे जो स्ट्रिंग है उसका टेंशन वैसे दिया है बट आप खुद फाइंड कर सकते हो। इसका टेंशन 60 न्यूटन वैसे दिया गया है बट वो आप खुद भी फाइंड कर सकते हो, और आपको यहाँ पे टेंशन फाइंड करना पूछा है। ये कितना है ऐसा क्वेश्चन है। ये फिगर ड्रॉ कर लेना, ये 1 kg का ब्लॉक है, ये 2 kg का है और ये 4 kg का है। तो यहाँ पे टेंशन 60 न्यूटन है, तो यहाँ पे कितना है। तो आपको एक एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम सॉल्व करके आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ये आप ट्राई करना, मैं इसको होमवर्क में दे रहा हूँ आपको। एंड क्या क्वेश्चन नंबर 19 आपने कर दिया? देखो तो क्या ये क्वेश्चन नंबर 19 आपको पता है शॉर्टकट? Yes, sir. m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, याद है आपको? और यहाँ पे टेंशन पूछा नहीं है, बट अगर टेंशन पूछते हैं तो भी उसका भी शॉर्टकट आपको पता होगा, 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, इफ यू रिमेम्बर। एक न्यूमेरिकल में हमने ये सब किया था, याद है आपको? Yes, sir. तो फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे अच्छे एमसीक्यूज है। मैंने सारे एमसीक्यू यहाँ पे एक्सप्लेन किए। एक बार आप अगर ऐसा हो तो फिर से एक बार ये लेक्चर को रिफर कर लेना। मैं यूट्यूब में शाम तक ये लेक्चर को मैं वहाँ पे देख रहा हूँ। तो आज का सेशन मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ फ्रेंड्स। वापस से हम मिलेंगे। कल हमारा JEE का एज पर शेड्यूल है, कल आपका एग्ज़ाम भी है। एग्ज़ाम में आज का नहीं आएगा चैप्टर नंबर 5 का, अदरवाइज 5 का ही एग्ज़ाम है आपका। तो आज यहाँ पे मैं सेशन ख़त्म कर रहा हूँ फ्रेंड्स। सर हाँ बोलो।